वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेसिक क्लासेस। हमने 2 दिन से स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर को हम बहुत स्लोली लेके चल रहे हैं। अगर आपने आज तक के क्वेश्चन सारे कर लिए जो हमने करे थे टॉपिक में, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है आगे। आज हम और थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। इसमें पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख लिया है। पूरी प्रीवियस क्लास हमने इसको कैलकुलेट करने में निकाली। इसमें जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसमें वो 5 चीजें ऐड, 2 चीजें सब्ट्रैक्ट करके आपकी वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फर्दर 5 आइटम्स को ऐड करना है और 5 आइटम्स को मुझे लेस करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड साथ साथ करेंगे। क्या ऐड होना है? सबसे पहली चीज जो ऐड होनी है दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्यों ऐड होना है ये ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने शुरू कहां से करी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसमें सारे खर्चे माइनस हुए हुए। नेट प्रॉफिट तो सारे खर्चों के बाद ही आता है, लेकिन एक खर्चा माइनस नहीं हुआ, दैट इज टैक्स। उसको छोड़ के सारे खर्चे माइनस। क्या डेप्रिसिएशन भी एक लॉस मानते हुए हम नेट प्रॉफिट में से माइनस कर चुके होते हैं पीएनएल में? कर दिया होता है। अब आप सोचें, हम कैश फ्लो कर रहे हैं, कैश फ्लो में माइनस क्या होता है? सिर्फ वो जिसमें कैश जा रहा हो। क्या डेप्रिसिएशन में आपका कोई कैश जाता है? नहीं। आपके एसेट की वैल्यू जरूर कम होती है, पर कैश का आउटफ्लो तो नहीं होता ना। तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, इसलिए वापसी इसको ऐड कर दिया। समझ आया क्यों ऐड किया? दूसरी चीज जो इसमें मैं ऐड करूंगा, इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं आप? यस, फिक्स्ड एसेट 2 तरह के होते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जिसको आप छू सकते हैं, उसकी वैल्यू में गिरावट आता है तो आप क्या बोलते हैं? डेट। जब आपकी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क यानी कि इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आए, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। समझ आ गई बात? आगे समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, borrowings, debentures, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन है। अब लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं खर्चा है, नेट प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होता है या नहीं? ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। ये भी खर्चा है और ये कैश आउटफ्लो भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो आउटफ्लो तो है, माइनस हो चुका है। होना चाहिए जी, होना चाहिए सर, आउटफ्लो है। क्या ऑपरेटिंग से होना चाहिए? फाइनेंसिंग से होना चाहिए ना। लोन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कहां जाती है? इसीलिए बोल रहा था वो पहले दिन का बेस बहुत जरूरी है। वहां से होना चाहिए, फाइनेंसिंग से। हमने नेट प्रॉफिट कौन से वाले से माइनस किया? वो ऑपरेटिंग वाले से, तो वापसी इसमें ऐड कर। समझ आई? दूसरी चीज क्यों ऐड करी हमने? कोई प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन। या फिर शेयर इशू एक्सपेंस। बेटा ये भी खर्चा है और ये आउटफ्लो भी है। माइनस तो होना चाहिए, पर कहां से होना चाहिए? फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर से रिलेटेड खर्चे कहां जाते हैं? और हमने खर्चा मानते हुए प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा। ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए, तो वापसी यहां पे ऐड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? 3 चीजें ऐड हो गई। फोर्थ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
अब बेटा फिक्स्ड एसेट के बेचने पे आपको नुकसान हुआ, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाते हैं? इन्वेस्टिंग में। तो ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं होनी चाहिए थी, पर हम तो कर चुके होंगे ना, क्योंकि लॉस है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, तो वापसी ऑपरेटिंग में ऐड करा, वहां से माइनस करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी ऐड करा रहा हूं। क्यों ऐड करा रहा हूं, ध्यान से सोचना। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब क्या है? डाउटफुल डेब्ट यानी कि डेटर्स जिनसे पैसे लेने थे, उनके ऊपर डाउट हो गया आपको कि वो पैसा नहीं देंगे। आपका जो प्रोविजन बना हुआ था, आपके पास कुछ ऐसे डेटा होगा 2019 2020, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 50,000 70,000। आपको पहले डाउट था कि वो कितने नहीं देंगे, 50। अभी डाउट कितना हो गया कि वो कितने नहीं देंगे, 70। तो आपने इस बार अपना प्रोविजन अगर बढ़ाया, तो क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक किया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से? क्या ये आउटफ्लो है या डाउट है? अभी कैश तो नहीं दिया, आउटफ्लो तो नहीं है, माइनस नहीं होना चाहिए था, इसलिए वापसी से ऐड कर। क्लियर? 5 चीजें ऐड करी हमने। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरिंग, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब कुछ, अंडरराइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंस, लॉस ऑन इशू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये जो आखिरी के दो है, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेस हो जाएगा। 1 2 गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ, बेटा फिक्स्ड एसेट के बेचने पे अगर फायदा हुआ होगा तो एक बात सोच के बताना, क्या मैंने पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख दिया होगा? पीएनएल में अगर सारे खर्चे आते हैं ना, तो सारी इनकम भी वहीं आती है, सिर्फ सेल्स को छोड़ के, क्योंकि सेल्स वाली इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाती है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के तो पीएनएल में ही आती है सेल्स भी, आरएफओ प्लस अदर इनकम करके। सेल्स जो है इनकम में बुक हो गई, फायदा हुआ तो वहां पे बुक कर लिया होगा, पर क्या वो फायदा ऑपरेटिंग का है? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारा कहां जाता है? इन्वेस्टिंग में। तो मैं इसको माइनस करूंगा। दूसरा क्या माइनस करूंगा? डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, राइट? इसके बाद मैं 3 इनकम को माइनस करूंगा। अब वो तीनों इनकम है, तो पीएनएल में इनकम में ऐड 100% हो गई होंगी वो तीनों इनकम, क्योंकि इनकम है तो अदर इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुकी होंगी वो। कौन कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम या रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बेटा ध्यान से सोचना, रेंट अगर आपको मिला होगा तो कहीं फिक्स्ड एसेट खरीदा होगा, तो वो इनकम क्या यहां पे आनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग? डिविडेंड अगर मिल रहा है तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा किसी कंपनी के शेयर्स में, तो वो भी इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो आपने किसी को लोन दिया होगा, यानी कि वो भी आपका इन्वेस्टिंग है। समझ आ रही है बात? फाइनेंसिंग में लोन जब लेते हैं तो आता है, ये लोन दिया, एडवांस है बेसिकली ये। तो ये सारी इनकम यहां से माइनस होगी, कहां पे जाके प्लस होंगी? इन्वेस्टिंग में। हम जाके वहां पढ़ेंगे जब इन्वेस्टिंग को। आप देख रहे हैं ये तीनों इनकम में वहां पे ऐड कराऊंगा, ठीक है? तो इनकम है, इनफ्लो प्लस होना चाहिए, हुआ प्लस यहां पे प्रॉफिट में, लेकिन गलत जगह प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहां से रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो यहां से माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग में जाके इसको प्लस करेंगे। तो अगर क्या होगा मुझे बताओ, नहीं समझ आया? बताओ। ये एक बार दोबारा बता रहे हैं, रेंट वाली। बेटा रेंट हो किस पे मिला होगा? कोई आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसे उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा आपने। क्यों? रेंट किस पे मिलेगा? किसी फिक्स एसेट पे मिलेगा ना, बिल्डिंग। अब फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है?
इन्वेस्टिंग में। आपने इसे इनकम मानते हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में प्लस कर दिया होगा। क्या ये इनकम में आना चाहिए ऑपरेटिंग में? अभी भी नहीं समझ आया? एक मिनट, हम कहां से शुरू कर रहे हैं? अभी भूल जाते हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट। कहां से निकलता है नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसमें सारी इनकम जुड़ी हुई है, सारे एक्सपेंस। इसका मतलब उसमें रेंट वगैरह सब मिला हुआ है। क्या रेंट इसकी इनकम होनी चाहिए ऑपरेटिंग की? रेंट किस पे मिला होगा आपको बताओ? फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट से रिलेटेड कहां आता है? इन्वेस्टिंग में। तो ये तो ऑपरेटिंग चल रहा है ना सर, तो ऑपरेटिंग की इनकम में क्यों जोड़ दिया आपने नेट प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग की इनकम है ना, तो ऑपरेटिंग की इनकम में तो नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां से माइनस करा। अब समझ आ गया? तो मैंने तीनों इनकम ये माइनस करी। अब इधर देखेंगे बेटा, मैं क्या करूंगा ये देखना। मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आउटर कॉलम में लिखा, ऐड वाली 5 चीजें इनर कॉलम में लिख के इसका टोटल बाहर लेके जाऊंगा सिर्फ, और लेस वाले का भी टोटल बाहर जाएगा। ये आ गया टोटल। अब ये टोटल एडलेस करने के बाद इसमें सपोज ये था 2 लाख, ये था 1 लाख, और ये था मान लो 1.5 लाख, तो ये माइनस का होगा। इसको 1,20,000 कर लेते हैं, पता लगा कंफ्यूज हो गया आप। 3 - 120 180 जो आया हमारा, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल, अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या आता है? वर्किंग कैपिटल में आता क्या है? फॉर्मूला तो क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब इसमें 2 चीजें आने वाली है हमारी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। मेरी हेडिंग बनेगी यहाँ पे, 2 हेडिंग बननी है, एक ऐड और एक लेस। दोनों हेडिंग में, ऐड में भी करंट एसेट आएंगे और करंट लायबिलिटी आएगा, और लेस में भी करंट एसेट आएगा और करंट। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर है, इसको समझते हैं। बेटा एक रूल मुझे बताना, सिंपल सी बात, कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसे हम प्लस करें या माइनस? नॉर्मल रूल आपका दिमाग क्या कहता है? कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस, और घट रही है तो माइनस। दिस इज द नॉर्मल रूल जो हमारा दिमाग पहले इंस्टेंस में बोलता है। देखते ही कोई चीज बढ़ रही है सर प्लस करो, कम हो रही है तो माइनस करो। अगर मैं बात करूं स्टॉक की, स्टॉक पहले 50,000 का था, अभी 70,000 का हो गया, तो स्टॉक तो बढ़ रहा है, पर कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? हम तो कैश फ्लो कर रहे हैं ना, स्टॉक का थोड़ी सोचेंगे, किसका सोचेंगे? कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा, यानी कि मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो प्लस करूं या माइनस? माइनस। ये जो नॉर्मल रूल था, जैसे ही करंट एसेट की बात आई, ये रूल रिवर्स हो गया। क्या हो गया? बढ़ रहा है, लेकिन सर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश का तो आउटफ्लो है ना। समझ आ गई बात? एक और सोच लो इसमें, अगर वैल्यू कम करके देख ले, डेटर्स 1 लाख से 60,000 हो गए। डेटर का कम होना मतलब पैसे आ रहे होंगे, यानी कि प्लस होगा क्योंकि इनफ्लो है। देख लो यहां पे भी वैल्यू कम हो रही है लेकिन कैश का इनफ्लो है, तो प्लस करना पड़ेगा। यानी कि करंट एसेट के साथ ये रूल जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है कि अगर वो कम हो रहे हैं तो प्लस, वो बढ़ रहे हैं तो माइनस। समझ आई बात? अगर मैं इसको करंट लायबिलिटी के हिसाब से सोचूं, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर पहले कितने के थे? मान लो 2 लाख के थे, अभी वो कितने के हो गए? सपोज 1,20,000। क्रेडिटर कम हुए? कम हुए तो पैसा आया या गया?
गया, क्रेडिटर के पैसे देने थे, ले दिए, तो पैसा गया यानी कि प्लस या माइनस, कम हुआ तो माइनस कह दिया आपने सीधा ही। तो ये रूल इसके साथ कैसे लगेंगे, सेम। कम हो रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। समझ आ गई बात। तो मैं यहाँ पे ये रूल लगाते हुए कि करंट एसेट प्लस कब होंगे, जब मैं लिखूंगा डिक्रीज इन करंट एसेट, कॉमा करंट लायबिलिटी कब प्लस होंगी, इंक्रीज इन, हेडिंग समझ आई। करंट एसेट के साथ रिवर्स कर दिया, प्लस कब होगा, जब डिक्रीज होंगे, और करंट लायबिलिटी के साथ सीधा रूल लगा दिया। सिमिलरली करंट एसेट माइनस कब होंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, कॉमा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम? अब सपोज यही वैल्यूज गिवन है, इसको शो भी करके देख लो कैसे होती है। स्टॉक बढ़ रहा है, आपने कहा सर बढ़ रहा है स्टॉक, करंट एसेट है, उल्टा रूल लगाओ, माइनस करो इसे, माइनस यहां आएगा, क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन स्टॉक, कितना, 20,000। डेटर सर कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मतलब प्लस, क्योंकि करंट एसेट कम होना मतलब प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा डिक्रीज इन डेटर्स, कितना, 40,000। क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है, ये सर कम हो रही है, कम हो रही है मतलब माइनस, क्योंकि इसके साथ तो सीधे रूल लगता है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, कितना, 80,000। समझ आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसका प्लस का टोटल और माइनस का टोटल, आप नेट इफेक्ट इसका बाहर निकाल लेंगे। अगर आप करें टोटल भी करना चाहते हैं तो ये प्लस आ गया 40,000 और माइनस आ गया 1 लाख। ये समझ आया कैसे मैंने वैल्यूज को बाहर निकाला। अब इस वैल्यूज का टोटल करते हैं, 220 माइनस 1 लाख, ये माइनस का तो ब्रैकेट में लिख देंगे, 2,20,000। कोई प्रॉब्लम? अब इस 220 को हम लिखते क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे, इसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड, सॉरी 120 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से अब हम करेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। क्या करेंगे आप, इनकम टैक्स पेड। जो इनकम टैक्स आपने पे किया होगा, अगर बेटा आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा है तो इस साल हम कौन सा टैक्स पे करेंगे, इस साल का या पिछले साल का, पिछले साल का। इस साल का जो प्रोविजन बन रहा है उसकी पेमेंट तो अगले साल होगी ना, बताया था ये पॉइंट आपको कल। तो इनकम टैक्स पेड, सपोज 20,000 रुपए का इनकम टैक्स है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपने वर्किंग नोट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट करी थी, अगर वो डेबिट वाली है यानी कि ऊपर क्या हुई होगी, वो ऐड, तो नीचे आके वो रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं डालना था। वहां ऐड हुई थी तो यहाँ लेस, और वहां लेस हुई थी तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। आपका जो आंसर आएगा, जो आपने वर्किंग नोट में करी होगी, अगर आपने क्वेश्चन किए, जो अभी आपका वो था डाउट, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपने वहां प्लस करा था, यहाँ के माइनस कर देंगे, नेट इफेक्ट उसका 0 आना। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, यस बेटा इधर समझेंगे, ये मेरा अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मैं इसको लिखने वाला हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर ये लॉस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैश यूज्ड, फ्लो की बजाय यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम? बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए